इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि अन्य बातों के अलावा ट्रंप ने आसिफ मुनीर से बात की होगी। उन्होंने आसिफ मुनीर से मध्य पूर्व और खासकर ईरान के बारे में उनका आकलन लिया होगा, क्योंकि मध्य पूर्व और विशेष रूप से ईरान पर आकलन देने के लिए पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान एमर्ज एज अ बिगेस्ट पावर ऑफ द रीजन। तो यार ये तो हम लोगों को पता ही है कि जब से भाई सऊदी अरब और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद जो वर्ल्ड है वो लिटरली मतलब टेंस ही है। पूरा वर्ल्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं वो डर का माहौल बैठ गया है। बाकी देखते हैं कि हम लोगों ने प्रवीण शावनी है, उनके वो काफ़ी कमाल के एनालिस्ट है और मतलब मेरे को उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो इंडियन एनालिस्ट है। बट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जिसके भी हक पर हो उसके बारे में। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 17 सितंबर को हुए रणनीतिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में बात करूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख दोनों ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए रियाद में मौजूद थे। ये समझौता बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है और संक्षेप में इसका मतलब ये है कि एक पर आक्रमण दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। इस समझौते को लेकर किसी भी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि यह किस बारे में है। जैसा कि मैंने कहा, यह वही है जो ये है, लेकिन मुद्दा इस समझौते की व्याख्या का है। और यहीं पर मुझे लगता है कि भारतीय विश्लेषक, भारतीय मीडिया और कई विदेशी विश्लेषकों ने इसे पूरी तरह गलत समझा है। और यही वह बात है जिसके बारे में मैं अपने वीडियो में बात करना चाहता हूं, यानी इस समझौते की व्याख्या। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, इस समझौते से जुड़े 3 घटनाक्रम हैं जिन्हें संक्षेप में समझना जरूरी है। अब पहली बात यह है कि यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था कि 17 सितंबर को जब यह समझौता रियाद में साइन हो रहा था, उसी समय इस्लामाबाद में रिटायर्ड जनरल खालिद किदवई, जो अब पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के वरिष्ठ सलाहकार हैं और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के प्रमुख भी रह चुके हैं, जो परमाणु हथियारों के लिए जिम्मेदार है, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल किदवई ने 2 खुलासे किए। पहली बात, उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात को हवाई लड़ाई हुई थी, तब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के 7 फाइटर जेट्स मार गिराए थे, जिनमें से 4 उनके अनुसार राफेल थे। अब अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने सबूत भी पेश किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन 4 राफेल विमानों के टेल नंबर भी बताए जिनके बारे में पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारतीय वायुसेना के मार गिराए हैं। अब यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने 4 राफेल विमानों को मार गिराने का ऐसा सबूत दुनिया के सामने पेश किया है। तो बात यह है कि अब गेंद वास्तव में भारत के पाले में है। भारत या तो इस सबूत का खंडन कर सकता है, या भारत कोई प्रतिपक्षी सबूत दे सकता है, या फिर भारत चुप भी रह सकता है। मान लेते हैं कि भारत इस पूरे मामले पर चुप ही रहेगा, तो भी दुनिया वैसे ही मानती है जैसा वह इस खुलासे से पहले मानती थी। और वह यह है कि ऑपरेशन सुंदर का परिणाम यह था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ अपनी विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो कि एक बड़ी बात थी। बट आप ये चीज का दावा करते जनरल किदवई का दूसरा खुलासा यह था कि ऑपरेशन सुंदर के बाद हम जानते हैं कि पाकिस्तान सेना ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का गठन किया है, और जनरल के अनुसार यह कमांड पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध प्रतिरोधक क्षमता और परमाणु युद्ध प्रतिरोधक क्षमता के बीच एक अतिरिक्त स्तर की प्रतिरोधक शक्ति जोड़कर परमाणु सीमा को और ऊपर उठा देती है। तो वह यहाँ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा विश्वसनीय पारंपरिक युद्ध क्षमताएं इस रॉकेट फोर्स कमांड के कारण और भी अधिक मजबूत हो जाएंगी, जिसे पाकिस्तान सेना ने बनाया है। और मैं इस पर जनरल किदवई के आकलन से सहमत हूं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा मैंने कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई संयोग नहीं थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई थी ताकि यह स्पष्ट संकेत दिया जा सके कि रियाद में जो समझौता साइन हो रहा था वह असल में पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध क्षमताओं के बारे में था। जनरल किदवई ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कोई उल्लेख नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना परमाणु सीमा स्तर को बढ़ाएगी, न कि उसे कम करेगी।
अब मैं अपने दूसरे बिंदु पर आता हूं, जो मेरे पहले बिंदु से जुड़ा हुआ है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑपरेशन सुंदर में पाकिस्तान के प्रदर्शन की वजह से ही पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को 18 जून को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लंच के लिए आमंत्रित किया गया था। ओ भाई साहब, अब देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की समस्या यह है कि मध्य पूर्व एक अत्यंत अस्थिर क्षेत्र है, बेहद अप्रत्याशित है, और राष्ट्रपति ट्रंप इस क्षेत्र में अमेरिका की विदेश नीति पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखते। यह कोई रहस्य नहीं है कि मध्य पूर्व में अमेरिका की विदेश नीति इजराइल ही चलाता है, और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह जरूरी है कि वे इजराइल की चाल से आगे रहें। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी इजराइल करता है, और निश्चित रूप से वह यह सब अमेरिकी सेना के समर्थन से कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। कम से कम मध्य पूर्व में तो ऐसा ही लगता है। तो जो कुछ भी इजराइल करता है, ट्रंप को उससे एक कदम आगे रहना होगा, ताकि अगर वे खुद को एक शांति प्रिय राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दिलाना चाहते हैं, तो उन्हें इजराइल द्वारा पैदा किए गए संकट को जल्द से जल्द शांत करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि यह किसी पूर्ण युद्ध या बड़े युद्ध में वृद्धि न करे। तो इस संदर्भ में मुझे विश्वास है कि अन्य बातों के अलावा ट्रंप ने आसिफ मुनीर से बात की होगी। उन्होंने आसिफ मुनीर से मध्य पूर्व और खासकर ईरान के बारे में उनका आकलन लिया होगा, क्योंकि मध्य पूर्व और विशेष रूप से ईरान पर आकलन देने के लिए पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता। तो उन्होंने वह आकलन जरूर लिया होगा, और मुझे यह भी विश्वास है कि यही वह बात थी जिसने ट्रंप को वास्तव में समस्या को शांत करने या उस युद्ध को बहुत जल्दी समाप्त करने में मदद की जो इजराइल ने ईरान पर थोपा था। इसीलिए जहां तक ट्रंप का सवाल है, वह निश्चित रूप से पाकिस्तान के नेतृत्व से नियमित रूप से आकलन लेना चाहेंगे, और वह खुद पाकिस्तान के नेतृत्व से नियमित रूप से बात नहीं कर सकते। तो ट्रंप ने जो रास्ता निकाला है वह यह है कि उनके करीबी विश्वास पात्र सरगेई घोर को दिल्ली में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। साथ ही दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत की अतिरिक्त भूमिका भी दी गई है। अब इस भूमिका में घोर को पूरी आज़ादी है कि वह पाकिस्तान यात्रा करें, वहां के नेतृत्व से मिले और यह समझें कि मध्य पूर्व में क्या हो रहा है, और फिर वह जानकारी सीधे अपने बॉस राष्ट्रपति ट्रंप को दें। साथ ही हम जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की सेंट्रल कमांड का हिस्सा है। यहाँ तक कि सेंट्रल कमांड के पाकिस्तान की सेना के साथ संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि खुद यूएस सेंटकॉम भी यह जानना चाहेगा कि मध्य पूर्व में हालात कैसे बन रहे हैं या आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पास मध्य पूर्व में 1 दर्जन से अधिक सैन्य ठिकाने और 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। और हमने देखा कि जिसे पहले उसकी प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता था, वही वहां तैनात सैनिक इजराइल ईरान युद्ध के दौरान उसकी कमजोरी बन गए, और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। तो जाहिर है कि अमेरिकी बहुत चिंतित होंगे। वे पाकिस्तान की सेना से त्वरित आकलन और ताज़ा अपडेट्स जानना चाहेंगे, और खासकर जीसीसी देशों के लिए, जो 6 सदस्य देश हैं, जिनमें सऊदी अरब सबसे बड़ा देश है। और जीसीसी के इन सभी 6 देशों में अमेरिकियों के अपने एयरबेस उनके सैन्य अड्डे हैं। और जहां तक कतर की बात है, अमेरिकियों का सेंटकॉम का एडवांस्ड हेडक्वार्टर कतर में है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीसीसी के ये सभी 6 देश अब तक अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर हैं। लेकिन जाहिर है वे यह भी देख रहे होंगे कि ट्रंप अपने मध्य पूर्व की विदेश नीति पर नियंत्रण में नहीं है, और इजरायली बेकाबू हो गए हैं। वे मध्य पूर्व में पूरी तरह उन्मादी हो गए हैं, और वे एक के बाद एक देश पर हमला कर रहे हैं। तो वे ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, और प्रवीण शावनी ने बिल्कुल ठीक बात करी। और इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है। इन्होंने बोला पाकिस्तान में एक अनाउंसमेंट हुई है उस दिन, जिस दिन मतलब कि एग्रीमेंट बना है कि वहाँ पे दावा किया गया है कि जो हिंदुस्तान है उसके 4 रफेल पाकिस्तानी द्वारा गिराए गए हैं। और इसका उन्होंने मतलब कि 4 जेट्स में उन्होंने 7 जेट्स में उन्होंने 4 रफेल बोला है। और और उन्होंने उसका टेल नंबर भी बताने के लिए दावा किया है। वही, और ये एक बहुत बड़ा मतलब कि कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बात उन्होंने प्रेजेंट करी है, क्योंकि यार रफेल इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयर
एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो आपने ये दावा करा और उसके बाद उन्होंने प्रूफ भी दिए हैं, तो ये पता नहीं कितने हद तक सत्य है और कितने हद तक नहीं। बाकी उन्होंने ये वाली बात भी करी कि जो ट्रम्प है उन्होंने लंच पे बुलाए थे पाकिस्तान से, ताकि वो जानकारी ले सके कि क्या चल रहा है। और ऑब्वियसली क्योंकि देखा जाए कि अमेरिका है वो अपने आप को पावरफुल रखने के लिए उसको जानना पड़ेगा कि यार जो बाकी इस्लामिक नेशंस है वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान है ये मानो ना मानो जितने भी इस्लामिक नेशन है, मुस्लिम नेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो देश है वो पाकिस्तान ही है। एग्जैक्टली और जो यूएसए है उसको अब जानना है कि क्या अपडेट्स हो रही हैं बाकी कंट्रीज़ में। तो ये वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी एंड मुझे इसमें जो चीज़ वो लगी कि इंडिया के इन्होंने चार्जर्स गिराए हैं, वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी पची नहीं। वही तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।